एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम से हिसाब से कहने का मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए आज ढूंढ के लेके आऊँ 10 क्वेश्चन जो कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने वाले लगभग लगभग क्वेश्चंस का मटेरियल आपको मिल चुका है, मैं दे चुका हूँ। अलग अलग बोर्ड के हिसाब से भी मिल चुका है, कई तरीके से मिला। अभी लगातार मैं आपको अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। लेकिन आज का ये क्वेश्चन जो क्लास है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का लैंग्वेज वैसा ही रखा है जैसा कि बोर्ड एग्जाम में रहता है। तो टॉप 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि काफ़ी काम है, काफ़ी क्वेश्चंस है और ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग में होंगे। कैसे होंगे? लॉन्ग में। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, कैसे लिखना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे क्योंकि आने वाले 10/5 को जो है एमपी बोर्ड का एग्ज़ाम है, कल जो है झारखंड बोर्ड वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम है। तो इन सब के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि इस लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन आ गया इजिली आप लोग लिख सके। तो जितने भी जुड़ चुके हैं, अमित पाल गुड इवनिंग, अभिलाषा बिष्ट गुड इवनिंग, रॉकी कुमार गुड इवनिंग एंड महेंद्रा गुड इवनिंग। जितने और लोग जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और ताकि मैं क्लास को कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, यस, रॉकी कुमार का कल पेपर है। रॉकी कुमार बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर। ओमकांत पाल, जय श्री राम और रिंचेन भूटिया, हेलो गुड आफ्टरनून बेटा, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो क्लास में क्या क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन है, देखिए बेटा थोड़ा शांति के साथ बैठिएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है, जय श्री राम ओमकांत पाल, तो दूसरी बात यह है कि अगर क्वेश्चन में कहीं पर डाउट लगता है वो डाउट जरूर पूछिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए पहले क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, अगर आप में से कोई एमपी बोर्ड का है, ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं बल्कि पूरक है, इस कथन को तर्क देकर सिद्ध कीजिए। देखिए बोर्ड का लैंग्वेज है ये, और लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे ही लैंग्वेज में आता है, ध्यान में रखना। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही लैंग्वेज में पूछा जाता है कि व्यष्टि और समष्टि दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, इस बात को सिद्ध करना है, स्पष्ट करना है, मतलब इसके पीछे के रीजन आपको देना है। तो रीजन क्या हो सकता है? देखिए व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के पूरक है। लैंग्वेज देखिए यहां पर रिटन लैंग्वेज है, लेकिन मैंने इजी रखने के लिए कोशिश किया क्योंकि एग्जाम में लिखना भी है, आपको समझना भी है, और कैसे लिखना है उस चीज को प्रॉपर वे में। चाहो तो साथ ही साथ स्क्रीनशॉट रख लो आप लोग, या बाद में आप इसको नोट करके रखो, तो क्यों जरूरी है। तो समष्टि और व्यष्टि एक दूसरे के पूरक है, और ये पूरक दो कारकों से बता सकते हैं कि जब समष्टि व्यष्टि के अनुसार होता है और व्यष्टि समष्टि के अनुसार होता है। ओमकांत पाल, यूपी बोर्ड के लिए भी कुछ क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल आप जुड़ सके, और यूपी बोर्ड के हिसाब से भी है ये। तो यहां पर हम बात करते हैं पहला कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण के लिए व्यष्टि क्यों आवश्यक है। अगर हम समष्टि पढ़ेंगे तो उसके लिए व्यष्टि पढ़ना क्यों जरूरी है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। यस यस, गौरव चौहान, रंजीत सिंह, निकित हपियाली, हेलो यूपी बोर्ड क्वेश्चन, ओके रंजीत सिंह गुड इवनिंग, राधे कृष्णा गुड इवनिंग। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड झारखंड बोर्ड वाले स्टूडेंट आसानी से जुड़ सकते हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैंने यूपी बोर्ड के अलग अलग क्लास में देने जा रहा हूं, कल के बाद से एमपी बोर्ड का भी होगा, यूपी सबके लिए अलग अलग क्लास प्रोवाइड किया जाए, लेकिन ये जो कॉमन सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन लगातार आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, समष्टि के लिए व्यष्टि की आवश्यकता। नंबर एक, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए हमें उससे संबंधित नीतियों की आवश्यकता पड़ती है जो कि व्यक्तिगत इकाइयों का विश्लेषण करने से प्राप्त होता है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये हर एक लिखी हुई चीज को मैं पढ़ के नहीं बता सकता, टाइम बहुत ज्यादा आपका खराब हो जाएगा क्योंकि टाइम है नहीं। कम से कम टाइम में आपको 10 क्वेश्चन पूरे बता दिए जाए ताकि आप इजिली लिख सकें। ठीक है, तो पहली बात है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है तो व्यक्तिगत नीतियों का व्यक्तिगत विश्लेषण करना आवश्यक है। ओके, तो यहां पर दूसरा पॉइंट है, यदि समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा अधिकाधिक वस्तुओं की मांग की जाती है तो समझा जाता है कि फर्म मांग बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ाएगी, किंतु जिन फर्मों का उत्पादन लागत में वृद्धि होती है उन फर्मों के लिए अधिक कीमत पर उत्पादन वृद्धि करना संभव नहीं हो पाएगा। मतलब अगर हम बात करेंगे कि अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में पता करना है तो व्यक्तिगत फर्मों के उत्पादन स्तर को भी समझना हो। बिल्कुल बिल्कुल ओमकार, मैं बता दूंगा कौन कौन सा यूपी बोर्ड का, मैं बताता ही चल रहा हूं। ठीक है, तीसरा है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सामान्य प्रवृत्ति की सही सही जानकारी हमें तभी प्राप्त होती है जब हमें व्यक्तिगत तथ्यों और सिद्धांतों का ज्ञान होता है। मतलब समष्टि के लिए व्यष्टि का अध्ययन करना जरूरी है, एक पूरा है। दूसरा, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के लिए समष्टि आर्थिक विश्लेषण भी आवश्यक है। कैसे?
क्योंकि आपको कहा है सिद्ध कीजिए, तो आपको पॉइंट बताना होगा क्यों है, रीजन क्या है। तो 5 नंबर में होता है, 6 नंबर में होता है, 10 यूपी बोर्ड में तो 10 नंबर का आता है। तो 3 3 4 4 पॉइंट बताना जरूरी है आपके लिए। तो व्यष्टि के लिए समष्टि क्यों आवश्यक है? किसी भी फर्म को अपने उत्पादन की मात्रा निश्चित करते समय संपूर्ण समाज की मांग का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर वस्तु की कीमत का निर्णय कि मन मर्जी कीमत निर्धारित नहीं कर सकता। वो देखेगा समाज में उस वस्तु की मांग कितनी है, क्रय शक्ति कैसी है, रोजगार का स्तर क्या है, इन सब चीजों को ध्यान रखता है। अब वस्तु की कीमत मतलब व्यष्टि के लिए समष्टि जरूरी हो गया। कोई भी फर्म कितना माल विक्रय कर सकेगी ये इस बात का निर्भर है कि समाज में लोगों की क्रय शक्ति कितनी है। नेक्स्ट है प्राय एक व्यक्तिगत उत्पादन की उत्पत्ति साधनों की मजदूरी का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। मजदूरी दर का निर्धारण समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है, ना कि व्यक्तिगत, क्योंकि मजदूरी दर एक मजदूर की मजदूरी आप सबको पता है, मजदूरी दर का निर्धारण समष्टि मतलब व्यष्टि के लिए समष्टि का होना आवश्यक है। ये कुछ कारक है जिसके साथ इसका आंसर आप कंप्लीट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा आप सबके लिए। पहला क्वेश्चन मैं बता दिया आपको, एमपी बोर्ड के लिए और झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नोट करके रख लीजिएगा। रंजीत सिंह ग्रुप में ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। नहीं ऐड हो रहे हैं, देखिए हर स्क्रीन के कॉर्नर पे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप एक मैसेज कीजिए, ऐड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान में रखना, जो भी यूके बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, इन तीनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मांग के नियम के लागू होने के 5 कारण लिखिए। मांग का नियम क्यों लागू होता है, या फिर इस क्वेश्चन का आपने देखा होगा, आपने अगर सैंपल पेपर पढ़ा होगा, आपके बोर्ड में आया होगा, मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है, कि जो मांग वक्र हम बनाते हैं ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है। कोई भी बताइए, किसी ने अगर सैंपल पेपर पढ़ा है, आपके सैंपल पेपर में ये जरूर दे रखा होगा, बोर्ड एग्जाम में जरूर आया होगा। ठीक है, मांग के नियम के लागू होने के 5 कारण, या फिर मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है, इसके कारण बताना है। इसके कारण नंबर 1, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता के साथ साथ सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है, जिसके कारण उस वस्तु पर हम कम कीमत अदा करने के लिए सोचते हैं कि कम कीमत पर ही हम उसको खरीदेंगे। इसी कारण से भी दूसरा है मूल्य प्रभाव। भाई वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी, मांग कम कर देंगे, वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग बढ़ा देंगे, यानी कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, और इस कारण से मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए पॉइंट टू पॉइंट समझ में नहीं आता जरूर बताइएगा। ओमकार, राधे कृष्ण, रंजीत सिंह, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, ओके, निकी थापियाल, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं यूके बोर्ड के, कुछ यूके बोर्ड वाले मैंने अलग से यूके बोर्ड का एक वो बनाया, ग्रुप बनाया हुआ, वहां से जुड़ जाइएगा। अब यूके बोर्ड के लिए तो मैं एकदम रैंडमली देखना थ्रो बैक वीडियोस लाने वाला हूं बहुत जल्दी, क्योंकि यूके बोर्ड का पेपर है 14 मार्च को, तो 1 मार्च से 14 मार्च के बीच आपको बीच में मैं क्वेश्चन पेपर का भंडार लगा दूंगा, केवल उतना पढ़ के ही आप अपना सब कुछ कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। वस्तु की कीमत के कमी के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। मान लो किसी वस्तु की कीमत कम हो रही है, पहले किसी वस्तु को 10 रुपए केजी में खरीद सकते थे और 2 केजी खरीदा जाता था 20 रुपए में। अब वस्तु की कीमत जो है 10 से कम होकर 8 हो गई, तो 8 रुपए में कितना, आप कम से कम आप 2 किलो की जगह 2.5 किलो खरीद सकते हैं, यानी कि आय की वृद्धि हुई थी। वस्तु की कीमत के घटने के साथ साथ उपभोक्ता की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। प्रतिस्थापन प्रभाव, किसी दूसरे वस्तु की कीमत के गिरने का संबंधित वस्तु की मांग पर असर पड़ता है। दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ जाएंगी, संबंधित वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर दूसरी वस्तु की कीमत का डायरेक्ट प्रभाव होता है। और वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, किसी वस्तु का जितना ज़्यादा वैकल्पिक प्रयोग होता है उस वस्तु की कीमत का उस वस्तु की मांग पर उतना ही ज़्यादा असर डालता है। ये कुछ रीज़न है, 5 प्रमुख रीज़न पूछा गया था, आप बताइएगा जिस कारण से मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर यूं गिरता हुआ नजर आता है। यस अभिलाषा, यूके बोर्ड का 14 मार्च को है, ठीक बिल्कुल, यूके बोर्ड का 14 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर है। निश्चिंत रहिए यूके बोर्ड वाले, आप लोगों के लिए काफ़ी मैटर मैं जल्दी से ही अपलोड करने वाला हूँ। ओमकांत पाल बताइए वैसे क्या प्रॉब्लम हो रही है इकोनॉमिक्स में, जब मैं हूँ आपको लगातार मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मैटर, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है?
तटस्थता वक्र क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिए, ये क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आने वाला है। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जिसमें एक उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि की प्राप्त होती है। तटस्थता वक्र ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से गिरता हुआ होता है, लेकिन मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है, उल्टी दिशा में भागता हुआ होता है। ठीक है, ये होता है तटस्थता वक्र। अब क्वेश्चन है, इसकी विशेषताएं बतानी है। इसकी विशेषता में सबसे पहला है, तटस्थता वक्र बाएं से दाएं और ढालू होता है। देखिए, बाएं से दाएं और ढालू मतलब वैसे तो दाएं से बाएं होता है, लेकिन यहाँ बाएं से दाएं उल्टी दिशा में भागता हुआ होता है। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। यह वक्र उपभोक्ता से प्राप्त समान संतुष्टि, ये समान संतुष्टि की बात है कि किसी भी बिंदु के देखें, उपभोक्ता किसी भी बिंदु पर अगर प्रयोग करता है तो उसको संतुष्टि का स्तर समान ही होता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4, किसी उच्च तटस्थता वक्र में, उच्च मान लो तटस्थता वक्र ये है, किसी एक ही उपभोक्ता की तटस्थता वक्र जितना ऊपर बनेगा, इसका मतलब होता है उपभोक्ता को उतना ही अधिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट, दो तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को ना ही काटेंगे, ना ही वो एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं। और तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों पर बना होता है। ये तटस्थता वक्र की प्रमुख विशेषताओं में से। ओमकांत पाल, पेपर का प्रेशर नहीं, आप वैसे देखिए, सबसे पहली बात तो है, पेपर का प्रेशर क्या होता है। आप सोचने लग गए कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, अरे ये रह गया, वो रह गया। बेटा, ये मत सोचो आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। आपके सामने, जस्ट सामने जो पेपर है, उस सभी एक तैयार कर लो कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में दिन में 2 घंटा पढ़ना है। एक सैंपल पेपर सॉल्व करो, 2 घंटा पढ़ो, एक सैंपल पेपर सॉल्व करो, ऑटोमेटिक आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। प्रेशर देखना दिमाग से निकल जाएगा। आप सैंपल पेपर सॉल्व करने की आदत डालो। अगर आपने सैंपल पेपर सॉल्व किया, कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा दोबारा बुक में देखो, पढ़ो, लिखते हुए चले जाओ। ऐसे में सारे सब्जेक्ट के पेपर आपके तैयार हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, प्रेशर में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमें लगता है हम पढ़ रहे हैं और याद नहीं हो रहा है। आप केवल पढ़ रहे हो, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, जो पढ़ा हुआ है उसको मेजर भी कर पाएंगे कि मैंने कितना पढ़ा है और कितना काम आ रहा है। जिस समय आप सही आंसर लिखने लग जाओगे, ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये ध्यान में रखना। इसलिए जरूरी है कि जिस सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हैं, दिन में 2 घंटा उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद सैंपल पेपर उठाइए, सैंपल पेपर का कोई भी एक पोर्शन, शॉर्ट या लॉन्ग या एमसीक्यू, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। फिर उसको मैच कीजिए। ध्यान में रखना, कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाएगा आपका। इस चीज को आजमा के देखिए आप लोग, सब लोगों के लिए ये। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 लिख गया, सॉरी फॉर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन नंबर होगा 4। उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं? कुल लागत, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को अर्थ कर। ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, ग्रुप में जो बच्चे थे, 2-3 बच्चे ने इस ग्रुप को, इस क्वेश्चन को कई बार शेयर किया कि सर इसके मतलब बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लिए, उत्पादन लागत या लागत, एक आपसे का पूछा लागत किसे कहते हैं, या पूछा जाता है उत्पादन लागत का, एक ही चीज है। लागत का मतलब होता है किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाने वाला व्यय। मतलब वे सभी भुगतान जो उत्पादन के व्यय से संबंधित होता है, उसे हम उत्पादन लागत के नाम से जानते हैं। यह वित्तीय हो सकता है, समय पर आधारित होता है, सेवा या शक्ति के रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो लागत के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कुल लागत। जब हम कुल लागत की बात करते हैं, किसी वस्तु की उत्पादन की एक निश्चित मात्रा उत्पादित करने के लिए जो कुल व्यय करने पड़ते हैं, किसी भी प्रकार की व्यय करेंगे, इन सबका टोटल कुल लागत होता है। कुल लागत बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर या पूरक लागत जिसको बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, TFC, और दूसरा होता है परिवर्तनशील या प्रमुख लागत जिसको बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TVC। मतलब साफ है, किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के योग के बराबर होता है। क्योंकि उत्पादन करे ना करे, स्थिर लागत तो बना ही रहेगा, और उत्पादन के साथ साथ परिवर्तनशील लागत बढ़ता चला जाएगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कुल लागत बनती। तो स्थिर लागत क्या है?
उत्पत्ति के स्थिर साधनों पर किया जाने वाले व्यय को स्थिर लागत के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, उत्पादन चाहे कितना ज़्यादा हो, उत्पादन चाहे शून्य हो जाए, उत्पादन चाहे बहुत ज़्यादा कम हो जाए, स्थिर लागत समान रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक दुकान लगा रहे, दुकान बनाने के लिए फर्नीचर लगा दिया, काउंटर लगा दिया, उसमें कुछ शोकेस लगा दिए, भाई आपकी बिक्री हो या ना हो ये तो आपका है। आपने एक दुकान किराए पर ले रखा है, 5,000 में बिक्री हो नहीं हो, किराया तो देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की लागत को स्थिर या पूर्ण लागत के नाम से जानते हैं, जिसमें फर्म या बिल्डिंग का किराया होता है, जो आपने लोन ले रखा है उसका ब्याज होता है, बीमा शुल्क होता है, ये सभी स्थिर लागत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है परिवर्तनशील या प्रमुख लागत। प्रमुख लागत मतलब यही मेन है, उत्पादन बढ़ेगा तो यह लागत बढ़ेगी, घटेगा तो लागत घटे, इसलिए इसको प्रमुख लागत का नाम से जाना जाता है। उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर किया जाने वाला व्यय होता है, जैसे कच्चा माल हो गया, श्रमिकों की मजदूरी होती है, ईंधन या विद्युत शक्ति होता है, परिवहन लागत होता है, बिक्री कर, ये सब जो है परिवर्तनशील लागत, क्योंकि ये उत्पादन के साथ साथ बढ़ेगी, उत्पादन के साथ साथ कम होती रहती है, इसलिए परिवर्तनशील लागत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन नंबर में हमारा ऊपर नीचे हो गया, सॉरी फॉर दिस। फर्म के संतुलन का क्या, देखिए फर्म का दो चीजें हैं, एक होता है बाजार संतुलन और एक होता है फर्म का संतुलन। तो मैं आपको फर्म के संतुलन के बारे में बता रहा हूं। बाजार संतुलन अलग चीज है, बाजार संतुलन दूसरी चीज है, और फर्म का संतुलन, उत्पादक का संतुलन या विक्रेता का संतुलन एक ही चीज है। तो क्वेश्चन है यहां पर, फर्म के संतुलन से क्या आशय है, या फर्म के संतुलन की विशेषताओं को बताना है। फर्म के साम्य संतुलन से आशय फर्म के गौरव चौहान सर, यूपी बोर्ड का पेपर का है बेटा, यूपी बोर्ड का इकोनॉमिक्स का पेपर जो है 27 फेब को है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ओमकांत पाल, इकोनॉमिक्स का मैराथन होगा, बिल्कुल होगा। 27 को आपका पेपर है, और 27 से पहले एक बार एमपी बोर्ड का कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यूपी बोर्ड और यूके बोर्ड दोनों का एक साथ तैयारी करना शुरू करा देते हैं। ये दोनों का कोर्स लगभग लगभग एक जैसा है, सेम टू सेम, यूपी और यूके का दोनों की तैयारी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है फर्म के संतुलन, देखिए फर्म के संतुलन का आशय पूछा गया है। तो फर्म के संतुलन से आशय उस अवस्था से जिसमें वर्तमान परिवर्तन की अनुपस्थिति दृष्टिगोचर होती है, मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर एक उत्पादक अपने उत्पादन प्रक्रिया को ना बढ़ाना चाहता है ना घटाना चाहता, उससे लगता है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अतुल यादव गुड इवनिंग बेटा, एमपी बोर्ड बिल्कुल वेलकम, एलपी बोर्ड वालों का तो स्वागत है, 12 को पेपर है आप लोगों का, ठीक है। ओमकात पर 28 को पेपर है, और ठीक है ओमकात पर 28, सॉरी फिर मैंने 27 मेंशन कर रखा मैंने बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड में, अब 28 कर दूंगा उसको, सॉरी। देखिए फर्म के साम का मतलब होता है किसी फर्म के द्वारा वस्तु की मूल निर्धारण, उत्पादन की मात्रा का निर्धारण किया जाना, कि कितने किस कीमत पर कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए। और ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर फर्म को सबसे अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, मतलब जहां पर टीआर और माइनस टीसी सबसे ज्यादा होता है, उस बिंदु को हम फर्म के संतुलन बिंदु के नाम से जानते हैं। अब बात किया जा रहा है फर्म के संतुलन की विशेषताएं बताइए। तो प्रमुख विशेषताएं हैं, वस्तु की कीमत, उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादक चाहता है कि जिस कीमत पर जितना उत्पादन हो रहा है उतना ही रहे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, उससे कम भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक लाभ मिला, हो सकता है उत्पादन बढ़ाने पर लाभ कम हो जाए। इस स्थिति में एक उत्पादक को सबसे अधिक लाभ होता है। इस अवस्था में वस्तु के उत्पादन की लागत सबसे कम होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कुल लागत कुल आगम तथा सीमांत विश्लेषण की रीति के प्रयोग के माध्यम से कुल आगम और कुल आगम के बीच में सबसे अधिक अंतर होता है, और सीमांत विश्लेषण की स्थिति में सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, आपको नोट करके रखना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसी हिसाब से लिखना है। देखिए लैंग्वेज पढ़ के देखिएगा, लैंग्वेज हार्ड नहीं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज रखने की कोशिश की मैंने आपके लिए, ताकि इजीली इस क्वेश्चन को पेपर को पढ़ के अपने एग्जाम को दे सके। क्वेश्चन नंबर 5, वैसे तो 6 होगा, ठीक है। मूल्य निर्धारण में समय तत्व के महत्व की व्याख्या कीजिए। सबसे पहली बात तो है मूल्य निर्धारण में समय तत्व को किसने बताया, प्रोफेसर मार्शल ने।
किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में समय तत्व सबसे विशेष महत्व होता है, क्योंकि एक निश्चित समय के अनुसार वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। अल्पकाल में, दीर्घकाल में, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। अमित पर गुड इवनिंग। उमेश राजा, एमसीए मेथड, टीआर मेथड, फर्म का संतुलन, बिल्कुल सही बताया आपने। सर इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाना प्रॉब्लम होता है। बेटा इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाना प्रॉब्लम होता है तो मैं सारे ग्राफ का ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूं, मैं आपको दे दूंगा, सेंड कर दूंगा उपनाथ पाल, वहां से देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई दूसरा प्रॉब्लम है वो जरूर बताइएगा। वस्तु की मूल्य हमेशा मांग और पूर्ति के दौरान निर्धारित होता है, और मांग पूर्ति जो है बाजार की सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति है जो कि समय के अनुसार बदलता रहता है। ऐसे में जब मूल्य निर्धारण में समय तत्व की बात करते हैं तो इस प्रकार से समय तत्व का निर्माण देखिए कैसा होता है। समय के अनुसार समय को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल। अति अल्पकाल, अति अल्पकाल बहुत समय अवधि होती है जहां पर वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 1 घंटा 2 घंटा आपने दुकान लगा, 1-2 घंटे के अंदर अपने क्या पूर्ति को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर पूर्ति जितनी है उतनी होगी। यहाँ पर केवल वस्तु की मांग या तो बढ़ जाएगी या मांग घट जाएगी, जिसके कारण वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी होने के कारण वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन होता रहता है। मतलब यहाँ पर पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राधे कृष्णा सर मनोरंजन कर कैसा है? बेटा मनोरंजन कर इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। मनोरंजन कर इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब अप्रत्यक्ष कर है जो कि अब जीएसटी के अंदर आ गया है। दूसरा है अल्पकाल। अल्पकाल मतलब वो समय जो अति अल्पकाल से थोड़ा ज्यादा होता है। अति अल्पकाल मतलब 1 घंटा 1 मिनट 2 घंटे की बात होती है। अल्पकाल का मतलब मान लीजिए 1 दिन 2 दिन का टाइम। इस अवस्था में वस्तु की पूर्ति स्थिर ही रहती है, लेकिन गुंजाइश होता है थोड़ा बहुत चेंज करने का। इसमें स्टॉक में रखी गई मांग को पूरा किया जा सकता है। मतलब यहां पर स्टॉक में जो सामान होता है उसको दुकान तक लाया जा सकता है। इतना समय होता है कि अगर स्टॉक में है तो पूर्ति को बढ़ा सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते। ये अल्पकाल होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा होता है दीर्घकाल। दीर्घकाल एक ऐसी समय अवधि होती है जहां पर वस्तु की कीमत की पूर्ति का अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि यहां पर पूर्ति में आप परिवर्तन कर सकते हैं। अगर वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो पूर्ति को बढ़ा, मान लो आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप आराम से 1 महीने के टाइम में अपनी पूर्ति, 1 साल का समय अपनी पूर्ति बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मांग के अनुसार पूर्ति में समायोजित किया जा सकता है आसानी से। ऐसे में दीर्घकाल में वस्तु की कीमत पर उतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि पूर्ति में भी वृद्धि या कमी की जा सकती है। अति दीर्घकाल एक ऐसा समय होता है जो ना केवल उत्पादों की मांग के अनुसार बल्कि पूर्ति को समायोजित करने का पूरा समय मिल जाता है। यहाँ पर हम दीर्घकालीन साधनों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है संतुलन कीमत पर समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है। ये 4 प्रमुख कारक मैंने आपको बता दिए। हाँ ओमकांत पाल, यूपी बोर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पूर्ण प्रतियोगिता। ये क्वेश्चन सभी बोर्ड के लिए जो हमारे पास आए हुए जुड़े हुए हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, यूके बोर्ड और झारखंड बोर्ड, जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, चारों बोर्ड के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अलग अलग बोर्ड में अलग अलग क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए। क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है? पूर्ण प्रतियोगिता एक कोरी कल्पना है, स्पष्ट कीजिए। क्या पूर्ण प्रतियोगिता कल्पना मात्र है? मुख्य कारण बताइए। देखिए क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन को पूछे जाने वाला जो तरीका है, लैंग्वेज है, वो बदल गया। तो इन क्वेश्चन को देने के लिए सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा पूर्ण प्रतियोगिता है क्या, और पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताइए। उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है या नहीं है उसकी विशेषताओं के साथ बता दीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में सबसे फेमस परिभाषा जो है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का रहा है। चंदन शर्मा हाय। तो जॉन रॉबिन्सन ने क्या कहा? पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए मांग पूर्णतः लोचदार होती है। यहाँ पर मांग पूरी तरह से लोचदार होती है, क्योंकि यहाँ पर इस बाजार में समरूप वस्तु का क्रय विक्रय होता है। इसका अर्थ है कि विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जिससे किसी एक विक्रेता को उत्पादक का उत्पादन उस वस्तु के कुल उत्पादन का एक बहुत बड़ा थोड़ा भाग होता है, ठीक है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार है जहां पर समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय बहुत सारे विक्रेता मिलकर करते हैं, राइट। अब बात यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना है, पूर्ण प्रतियोगिता वास्तव में नहीं पाई। ये बिल्कुल सही है, पूर्ण प्रतियोगिता अब वास्तविक जगत में नहीं पाई जाती बेटा। नीरज साहू हाय बेटा, चंदन शर्मा हाय, कैसे हैं आप दोनों?
क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है तो क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। नंबर एक, क्रेताओं विक्रेताओं की बड़ी संख्या में ना आना। पूर्ण प्रतियोगिता ये बताता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में हम जाएंगे देखेंगे ऐसा नहीं होता है। हर वस्तु के क्रेता, जैसे कार है, कार की बात लेते हैं, कार के विक्रेता के हिसाब से कार के क्रेता कार को खरीदने वाले बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वही कार वही खरीद सकता है जो उसकी जिसके पास उतना पैसा हो। ऐसे में रियलिटी में क्रेता और विक्रेताओं वस्तु के अनुसार उसकी क्रेता विक्रेता बदल जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी दशा होती है जब पर क्रेता विक्रेता संख्या अधिक होती है, लेकिन वास्तविक जगत में ऐसा नहीं होता है। किसी वस्तु के क्रेता ज़्यादा होते, किसी के विक्रेता कम होते। नंबर टू, वस्तु का समरूप ना होना। रॉकी कुमार, काल्पनिक जो बाजार है वो कौन सा बाजार है पता है? वो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसकी हम बात करें। कल्पना का मतलब होता है वास्तविक जगत में ना पाया जाना, केवल किताबों में पाया जाना। पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता कहा गया है इस बाजार में समरूप मतलब एक ही प्रकार की वस्तु का क्रय विक्रय होता है। लेकिन आपको देखा होगा, अगर हम बात करते हैं साबुन की बात करेंगे, आप दुकान में कहिए भैया साबुन दीजिए नहाने वाला, तो नहाने सामान में उसके साथ गोदरेज होगा, लक्स होगा, रिन होगा, पता नहीं कौन कौन से तमाम साबुन होगा जो आपको निकाल के देगा। मतलब एक ही प्रयोग की वस्तुएं कई सारी अवेलेबल होती है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बताता है वस्तुओं का कोई स्थानापन्न नहीं होता, कोई समान वस्तु नहीं होती, जबकि एक्चुअली लाइफ में समान वस्तुएं भरी पड़ी हैं। फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र और बहिर्गमन ना होना। पूर्ण प्रतियोगिता में यह कहा है कि कोई भी फर्म बाजार में प्रवेश कर सकता है और कोई भी छोड़ के जा सकता है, लेकिन इस बाजार में ऐसा नहीं। कोई भी फर्म जो है स्वतंत्र रूप से नहीं आ सकता, उसके लिए कई सारी शर्तें होती हैं, जिन शर्तों को मानना होता है तभी बाजार में रह सकता है। सर यूपी बोर्ड वाला ग्रुप में ऐड कर दें, चलिए ठीक है। बाजार का पूर्ण ज्ञान ना होना। इस अवस्था में बाजार का किसी भी, ना ही क्रेता का, आप खुद पता है, आप बाजार में जाते कोई सामान खरीदने के, आपको बाजार के बारे में पता है क्या कीमत चल रही है नहीं चल रही है? नहीं। बाजार में बहुत सारे वस्तुएं हैं, हर वस्तु की कीमत में, हर वस्तु की क्वालिटी में कुछ ना कुछ अंतर है। एक ही वस्तु की कीमतें अलग अलग दुकानदारों के पास अलग अलग होता है। ऐसे में सबको बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता नहीं होती है और परिवहन लागतों का भी शून्य, क्योंकि हर किसी को अपने उत्पाद बेचने के लिए विज्ञापन का सहारा लेना ही पड़ता है। तो ये कारण है कि एक्चुअली में पूर्ण प्रतियोगिता पाई नहीं जाती है। राधे कृष्ण, 28 फरवरी को है यूपी बोर्ड का पेपर, बिल्कुल सही है। मैंने अपने बोर्ड में जो है नोटिस बोर्ड में गलत लिख रखा है, सॉरी, मैं अभी मेंशन कर दूंगा 28 फरवरी को। अट्ठाईस फेब, ठीक है। चंदन शर्मा, बिल्कुल आपका नाम ले रहे बेटा। हेलो चंदन शर्मा। राज मीना जापू, सर प्लीज मार्क्स और फ्रीक्वेंसी वाले और मेडियन वाले क्वेश्चंस करवा दो प्लीज। मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन मैं अलग से करवाऊँ, क्योंकि अभी तो थ्योरेटिकल चल रहा है। अपने स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछ लिया चंदन शर्मा। अरे चंदन शर्मा कैसे हैं आप? मोहित एमपी, बिल्कुल एमपी की क्लास चल रही है बेटा। इस टाइम मेरे जो क्लास है एमपी, यूपी, यूके एंड झारखंड वालों के लिए, बेसिकली एमपी और झारखंड वाले का पेपर है, तो उनके क्वेश्चन मैंने सबसे ज़्यादा इसमें इंक्लूड किया है बेटा। एमपी ओके, एमपी बोर्ड वाले। क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक है परिवार क्षेत्र, जो कि वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है और उत्पादन के लिए उत्पादन सेवाएं प्रदान करता है। नंबर 2 उत्पादक क्षेत्र, जो कि परिवारों से प्राप्त उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। ठीक है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन करने वाले क्षेत्र को उत्पादक कहा जाता है। शाहानी लाइफ, हेलो मिस्टर राम, जय श्री राम। ओके, जितने भी यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपका पेपर 28 फरवरी को है, मुझे मैसेज करके बताएगा। मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, ताकि उस ग्रुप में आराम से केवल यूपी बोर्ड से रिलेटेड पढ़ाई कर सके। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं अभी थोड़ी देर में यूपी बोर्ड के लिए एक अलग से ग्रुप बना देता हूं। तीसरा क्षेत्र है सरकारी क्षेत्र का काम होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना
और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये उपभोक्ता भी काम करता है, ये उत्पादक का भी काम करता है। और लास्ट क्षेत्र है विदेशी क्षेत्र। ये वो क्षेत्र होता है जिसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, जो कि घरेलू व्यवस्था के साथ, घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ के आयात निर्यात की प्रक्रिया को संपन्न करता है बेटा। ठीक है, क्लियर बेटा? बेटा अभी नहीं, क्लास ओवर होने जाइए, उसके बाद मैसेज कीजिएगा। अभी व्हाट्सएप में लगातार मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मैं व्हाट्सएप का जवाब दूं या लाइव क्लास करूं, तो क्लास ओवर होने के बाद आप लोग मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ण रोजगार एवं अनैच्छिक बेरोजगारी की धारणा पर प्रकाश डालिए। देखिए, पूर्ण रोजगार की अवस्था का निर्धारण तो मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बता चुका हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहा है। पूर्ण रोजगार एवं अनैच्छिक बेरोजगारी की धारणा पर प्रकाश डालिए, क्या है? यस, उमेश राजा सही है। तो एमयू कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से प्लीज इसका भी करवा दो एग्जाम में 19 फरवरी को सर, एक क्लास डाल दो। चलिए मैं कोशिश करता हूं। मिस्टर मीना जयपुर, आपको किस तरीके का वो चाहिए? आप अपना क्वेश्चन जो है, आपका मैटर जो है, मुझे मेरे नंबर पे, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, आप जो क्वेश्चन चाहो उससे रिलेटेड मैं हेल्प जरूर करूंगा आपको, क्योंकि आप आए हैं तो हेल्प जरूर करिएगा, लेकिन हेल्प के लिए एक बार सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को। सबसे पहले आपको बताना है कि पूर्ण रोजगार क्या है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या, इन दो चीजों को एक्सप्लेन। सबसे पहले देखिए, पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर उस स्थिति में अर्थव्यवस्था में कोई भी बेरोजगार नहीं होता है। उस अर्थव्यवस्था में श्रम की मांग और पूर्ति दोनों, मतलब जितने लोग काम करने के लिए खड़े हैं 100 लोग, उन सभी 100 लोगों को अगर काम मिल जाता है, उस स्थिति को पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। मान लो ये है मजदूरों की सप्लाई और ये है मजदूरों की मांग, इन दोनों को जिस बिंदु पर बराबर होता है इसको बोलते हैं पूर्ण रोजगार। इसको बोलते हैं पूर्ण रोजगार, क्योंकि जितने लोग काम करने के लिए आए हैं उन सबको काम यहां पर मिल जाता है। ठीक है, ये तो हो गया पूर्ण रोजगार। ये ऐसी स्थिति होती है कि जितने, देखिए कुछ लोग काम नहीं करना चाहते, उसको ऐच्छिक बेरोजगारी, उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जितने लोग काम करना चाहते हैं, अगर उन सबको काम मिल जाता है, जब मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है, तो उस बिंदु को पूर्ण रोजगार की अवस्था कहते हैं। आकाश आकाश सहानी, यस बोलिए आकाश सहानी जी। तो जब हम परंपरावादी परिभाषा की बात करते हैं, लर्नर ने कहा था पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जिसमें वे सब लोग मजदूरी की वर्तमान दरों पर काम करने के लिए तैयार, इच्छुक है, बिना कठिनाई को काम प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जितने काम करने के लिए आए हैं सबको काम मिल जाता है, उसे पूर्ण रोजगार कहेंगे। या फिर आधुनिक अनुसार स्पेंसर ने कहा है पूर्ण रोजगार वह स्थिति से प्रत्येक व्यक्ति जो काम करना चाहता है, काम कर रहा है, सिवाय उनके जो संग्रहात्मक और संरचना बेरोजगार है, उनके अलावा सबको पूर्ण रोजगार, मतलब काम करने के इच्छुक लोगों को जब काम मिल जाता है तो उस स्थिति को पूर्ण रोजगार कहा जाएगा। दैट्स क्लियर। अब बात होती है अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर जितने लोग काम करना चाहते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था में 100 लोग काम करने के लिए आए हैं, वो चाहते हैं कि 500 रुपए की मजदूरी दर है, हम सबको काम मिल जाए, लेकिन उस समय काम केवल 80 लोगों को ही मिल जाता है। मतलब ये है सप्लाई और ये है मांग। तो ऐसे में 20 लोगों को काम नहीं मिलता, जबकि वो काम करने के लिए खड़े हैं। तो ऐसे 20 लोगों को जो काम करने के लिए खड़े हैं और काम नहीं मिलता क्योंकि मांग नहीं है, तो मांग ना होने के कारण से जो भी लोग बेरोजगार रह जाते हैं उसको जो है अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? अनैच्छिक बेरोजगारी। समझ में नहीं आता है, क्लास छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अब सब लोग कहते हैं कि सर हेल्प कर दीजिए, और क्लास छोड़ के चले जाते हैं, फिर कहते हैं सर हमें ये चाहिए, हमें पीडीएफ चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कैसे भैया हो सकता है ये सब? तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये सब है, क्या पूर्ण रोजगार की स्थिति में शून्य बेरोजगार होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि पूर्ण रोजगार में भी कुछ प्राकृतिक बेरोजगारी पाई जाती है, जैसे ऐच्छिक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, संघर्षात्मक बेरोजगारी, कई तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। इसका मतलब होता है शून्य बेरोजगारी तो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 5 कार्यों को संक्षेप में देखिए। क्वेश्चन एक आता है केंद्रीय बैंक के कार्य, एक होता है रिजर्व बैंक के कार्य। तो केंद्रीय बैंक के कार्य और रिजर्व बैंक के कार्य एक ही है। क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, लैंग्वेज एक ही है। जब आपसे रिजर्व बैंक की 5 कार्य पूछा गया कि लॉन्ग में आ गया है, लॉन्ग में आता है, तो सबसे पहला कार्य होता है नोट निर्गमन का अधिकार। किसी भी देश की केंद्रीय बैंक, चाहे भारत का रिजर्व बैंक ही क्यों ना, उस देश की में नोटों को निर्गमित करने का अधिकार होता है।
रंजीत सिंह, आपका पेपर 22 को है। कौन सा बोर्ड है बेटा आपका, 22 को पेपर है? रंजीत सिंह, मेरे हिसाब से तो 22 को किसी का पेपर नहीं है इकोनॉमिक्स का। तो जब नोट निर्गमन की बात करते हैं, भारत के रिजर्व बैंक आरबीआई को जितने भी नोट जारी होते हैं, केवल 1 रुपए के नोट को छोड़ के, भारत में 1 रुपए का नोट जो है भारत की वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। बस का 2 रुपए से लेके जितने भी बड़े नोट है 500 तक, अब तो 2000 के नोट बंद हो गए हैं, वो सारे नोट जो है रिजर्व बैंक जारी। नंबर 2, साख का नियमन, देश में मुद्रास्फीति को कम करना है, मुद्रा अपस्फीति को कम करना है। इन सभी चीज़ों को कम करने के लिए, साख के कंट्रोल करने के लिए जो नियमन किया जाता है वो रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। हर 2 महीने के बाद साख नियंत्रण नीतियाँ, इसको मौद्रिक नीति कहते हैं, वो लॉन्च होता है, रिजर्व बैंक करती हैं। सरकारी बैंक के प्रतिनिधि या सलाहकार के रूप में रिजर्व बैंक क्या करती है, हमारे देश में जितने भी बैंक होते हैं उनके लिए योजनाएं बनाना, उनके लिए नीतियां बनाना, रेगुलेट करना रिजर्व बैंक का ही काम होता है। बैंकों का बैंक, जितने भी व्यापारिक बैंक होते हैं उन बैंकों के पास जितना अतिरिक्त जमा होता है अपने पास जमा रखना, उनके पास जो फंड की जरूरत होती है वो फंड ले लेना, ये सब जो है रिजर्व बैंक का ही कार्य होता है। इसके अलावा देश में विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण करने का उत्तरदायित्व भी केंद्रीय बैंक के पास होता है, रिजर्व बैंक के पास ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो हो गया केंद्रीय बैंक के कार्य। अब हमारे पास आ गया सबसे लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, बजट के उद्देश्यों को लिखिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बजट के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जब बजट के प्रमुख उद्देश्यों की बात करते हैं, नंबर 1, संसाधनों का पुनः आवंटन। देश में जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं, उस उत्पत्ति के साधनों को समाज में इस प्रकार से बांटना ताकि उन सभी संसाधनों का निजी एवं सार्वजनिक उद्यमियों के द्वारा प्रयोग किया जा सके और प्रत्येक क्षेत्र का एक उन्नत विकास हो सके। ठीक है, अभी रंजीत सिंह, आपको पता है लाइव क्लास चल रहा है। रंजीत सिंह, अगर आप जुड़े हो तो बेटा ये कौन सा तरीका होता है, लाइव क्लास चल रहा है रंजीत सिंह और आप उससे में कॉल कर रहे हो। मैंने कहा मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कोई नहीं करेगा, मैं नहीं उठाऊंगा। आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण। आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण का मतलब होता है देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना है। देश में अमीरों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, गरीब के पास पैसा कम, तो सरकार अपने बजट के माध्यम से आय के वितरण को इस प्रकार से मैनेज करती है कि दोनों के बीच में आय की असमानता को कम करे। ऐसे में अमीरों पर कर ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और गरीबों पर कर की मात्रा को कम कर दिया जाता है। आर्थिक स्थिरता, देश में आर्थिक स्थिरता बनाई जाए, ना ही देश में महंगाई है, महंगाई आती है तो महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाए, देश में मंदी छाई रहती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी बजट के माध्यम से ही तय होता है। आपको पता है कि अभी भारत में 1 फरवरी को भारत का अनुपूरक बजट पेश हुआ था, जिसके माध्यम से ये तय किया किस प्रकार से देश का संतुलित विकास किया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि संतुलन बनाए रख अर्थव्यवस्था में लोगों की आवश्यकताएं पूरी की जाए। सार्वजनिक उद्यमियों का प्रबंध करना, सरकार बजट के माध्यम से जितने भी सरकारी कंपनीज जैसे वेल है, सेल है, रेलवे है, विद्युत निगम है, इन सब की मैनेजमेंट अपने बजट के माध्यम से करते। उनको फंड चाहिए, नई कंपनी खोलना है या किसी कंपनी को बेचना है, किसी कंपनी को सुधारना है, इन सब चीज़ों का जो है, इन सभी चीज़ों का जो है क्या करना है, मैनेजमेंट करना होता है और ये बजट के माध्यम से होता है। तो आज मैंने आपको बता दिए कितने टॉप 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, सॉरी एक्चुअली में देखेंगे तो 11 क्वेश्चन हो गए, सीरियल नंबर गड़बड़ा हो गया था, मैंने 11 क्वेश्चन डाले। तो ये 11 क्वेश्चन आपके बोर्ड में अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं, तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एमपी बोर्ड वालों को मैं आपको ये पीडीएफ, जितने भी लोग एमपी बोर्ड से जुड़े हुए हैं, ये पीडीएफ मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे अलग से मैसेज कीजिएगा, अपना एम बोर्ड लिख के, नाम लिख के, सर मैं लाइव क्लास चलूंगा। जो लोग लाइव क्लास में जुड़े थे केवल उन्हीं को ये मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। एमपी बोर्ड वाले जरूर मुझे अपना कमेंट करके लिखिए, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, और जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लगातार एग्जाम तक मैं आप लोगों के प्रॉपर जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय एंड